Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourses for any loss from such transactions. वितालिक बुटेरिन, Yep. आपको कैसा लगता है कि उनका जो एक तरह से उनकी जो सोच है इथेरियम को लेके? इस पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में एक ऐसा पर्सन है जो इस टाइम पर मोस्ट रिलैक्स जोन में बैठा है. उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट का जो मर्जी हो, मूवमेंट आए ना आए, वो बहुत रिलैक्स जोन में है. उस पर्सन का नाम है विटालिक बुटेरिन. ट्विटर ने 2 दिन के लिए लोगो चेंज किया, ओके, और डोज में हम लोगों ने प्राइस मोमेंटम देखी. राइट, जैसे ही वो क्या कहते हैं चेंज दोबारा हुआ लोगो, वो प्राइस मोमेंटम डाउन हो गए. तो आप इसको कैसे मान सकते हो कि ये फ्यूचर के लिए एक सस्टेनेबल और यू कैन से एक कंसिस्टेंट लेवल ऑफ प्रोजेक्ट है? तो 1994 से लेकर 2023 तक जो मार्केट ऑलरेडी चल रही है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, देयर आर 2 स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजेस, BSE एंड NSE. ये सब कुछ होने के बाद, गवर्नेंस रूल से भी होने के बाद भी 100 में से 75 और 80% लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कंप्लीटली सट्टा है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद बोलते हैं स्टॉक मार्केट में हो, जुआ खेलते हो. स्टॉक मार्केट एक नदी है, क्रिप्टो एक महासागर है. लर्निंग भी तो करो ना यार, क्योंकि लर्न से ही अर्निंग होती है मेरे हिसाब से. बिल्कुल. क्योंकि देखो, आज मैं लर्निंग की वजह से आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर. राइट. अगर मैंने अर्निंग की होती, अर्निंग दुनिया ने किया, तो क्या आप सबको बिठला के पॉडकास्ट नहीं करते? हेलो गाइस, सो वेलकम है आपका चौथे सीरीज में, चौथे एपिसोड में. और आज हमारे साथ मिस्टर राजीव आनंद जी हैं, जो कि क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर भी हैं और एक अच्छे टीचर भी रहे हैं. सो आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनसे जानने का मौका मिलेगा हमें. और इसके अलावा हम उनसे उनकी जर्नी का पूछेंगे कि लाइक क्या क्या उन्होंने अभी तक एक्सप्लोर करा है क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में, और क्या क्या अभी काफ़ी सारी नई चीज़ें भी आ रही हैं धीरे धीरे. सो उनके बारे में भी जानते हैं. सो हेलो सर, कैसे हैं आप? या आई एम गुड. सो आज कैसा लग रहा है सर आपको पहले यहाँ पर आके? फर्स्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपने जो ये एम्बियंस क्रिएट किया है Right. फॉर दिस पॉडकास्ट, इट्स सो नाइस. बहुत ग्रेसफुल है, बहुत नाइस ही है. योर टीम इज वेरी गुड, एंड जो आपने ये डेकोरम बनाया है फॉर दिस पॉडकास्ट, इट्स कैपिटिवेटिव. आपको अच्छा लगा? या इट्स नाइस. ओके. सो कैसे चल रही है सर जिंदगी? अगर जिंदगी को हम लोग 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, ओके. एक है वो क्रिप्टो वाली जिंदगी जी. एक नॉर्मल लाइफ. जी. सो नॉर्मल लाइफ में तो मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि आप अपने आई थिंक शहर में हो ही नहीं. एवरी वीक आप किसी ना किसी जर्नी से बाहर हो. जी. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो पार्ट, क्रिप्टो जर्नी इज गुड बिफोर टैक्सेस. राइट सर. सो आज का हमारा टॉपिक जो हमने और मेरी टीम ने सेलेक्ट करा था वो था प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क. ओके. सो सबसे पहले उसी पे बात करते हैं सर. हम जानना चाहेंगे एक लेमन भाषा में कि लाइक अगर आपको किसी 10 साल के बच्चे को समझाना हो कि प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, सो आप उसको कैसे समझाएंगे, उसको इतना इजी करके आप अगर बता सके हमारी ऑडियंस को? ओके. बहुत सिंपल से फॉर्मेट में बात करते हैं जी. कि फर्स्ट प्रूफ ऑफ वर्क. जी. ओके. प्रूफ ऑफ वर्क मीन्स कि आपने देखा होगा मोस्टली अगर हम लोग सैलरीड पीपल की बात करें, सो एक पूरे 30 डेज काम करने के बाद हम लोगों को एक हैंडसम सैलरी मिलती है. अब वो एग्जैक्टली क्या है, अगर उसको आप एक ट्रेडिशनल टर्म में समझो, तो आपने वर्क किया पूरा 30 दिन, पूरा 28 दिन, पूरा 31 डेज, जो भी मंथ चल रहा है, तो आपने जब वो पूरा मंथली एफर्ट्स किए, तो आपको उस एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिलता है इन अ फॉर्म ऑफ सैलरी. सो एग्जैक्टली आपने किया क्या है, वर्क. और कई बार आपने देखा होगा कि सैलरी से अलग देयर आर सम काइंड ऑफ इंसेंटिव्स आल्सो. राइट. ओके. कि आपकी एक बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी के बाद अगर आपने कुछ एफर्ट्स एक्स्ट्रा किए हैं तो आपको कुछ टाइप ऑफ इंसेंटिव मिलते हैं. राइट. सो एग्जैक्टली क्या है वो आप अपने वर्क का प्रूफ ही दे रहे हो अपने सीनियर्स को. राइट. आप जिस डेजिग्नेशन में हो, आपके डेजिग्नेशन से ऊपर अगर कोई पर्सन है जिसको आपको बताना है कि आपने पूरे मंथ में कितना काम किया, तो आप उनको वो प्रूफ ही दे रहे हो. सेम प्रूफ ऑफ वर्क जो कंसेप्ट है वो क्रिप्टो में चलता है. और हम इस प्रूफ ऑफ वर्क कंसेप्ट को बहुत सिंपल से टर्म से समझते हैं. इट्स कॉल्ड क्रिप्टो माइनिंग. क्रिप्टो माइनिंग इज काइंड कि आपने एक इंफ्रा क्रिएट किया, एक स्ट्रक्चर बनाया, एक रिग मेंटेन की, आपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पे आउट किया,
और आप एवरी टाइम बैठ कर एवरी मंथ जो है वो डे बाय डे माइनिंग कर रहे हो। राइट। डिपेंड आप किस प्रोजेक्ट की माइनिंग कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पर एक फंडामेंटल है कि हमें किस टाइप के प्रोजेक्ट की माइनिंग करनी है। तो एक ऐसे प्रोजेक्ट जिनका जो कॉन्सेंस प्रोटोकॉल है वो प्रूफ ऑफ वर्क है। सो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो शायद पूरे वर्ल्ड को पता है प्रूफ ऑफ वर्क का, बिटकॉइन। Right. ओके, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन पार्ट, सो हम लोग बिटकॉइन की माइन कर रहे हैं। सो एवरी मंथ हम लोग एक तरीके से प्रूफ दे रहे हैं कि हम लोगों ने कितना माइनिंग किया, कितना हम लोगों ने उसके लिए रिग लगाई, क्या हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया। सो हम लोगों ने प्रूफ ऑफ वर्क ही किया, मतलब हम बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं, ये हमारा वर्क हो गया। राइट। मंथ में हम लोगों ने जो डिवाइस लगाई थी, जो मशीनरी लगाई थी, क्या है कि बिटकॉइन की माइनिंग आज की डेट में 2 से 2.5 लाख रुपए की मशीन से भी स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप हायर लेवल की कैपेसिटी इंक्रीज करोगे, अपना हैश रेट बढ़ाओगे, तो वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक पहुंच जाता है। तो मतलब आप एग्जैक्टली जो वर्क कर रहे हो उसका किस लेवल पे प्रूफ दे रहे हो। Right. जितना स्ट्रॉन्ग आपका प्रूफ होता जाएगा, जितना आपका कम्युनिटी जो पावर है या यू कैन से हैश रेट है, जितना आप इंक्रीज करोगे, जिस टाइप की आपकी मशीनरी होगी, जितनी बड़ी आपकी रिग होगी, उतना बड़ा आपका प्रूफ होता जाएगा और उतने बड़े आपको इंसेंटिव मिलेगा। राइट। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट प्रूफ ऑफ वर्क एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट बिटकॉइन। आज मैंने देखा है प्रूफ ऑफ वर्क में रेवेन्यू कॉइन एक अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो बहुत लोग आज प्रेजेंट डे में रेवेन्यू कॉइन को भी माइन कर रहे हैं। सो माइनिंग इज प्रूफ ऑफ वर्क। बट इसी के टर्म में आप सेकंड में बात करें प्रूफ ऑफ स्टेक। आपने सैलरी कमाई एक एफर्ट्स करके, वो है आपका प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपके सपोज आपकी सैलरी है 1 लाख रुपीज पर मंथ, 70,000 रुपीज आपके पर मंथ के एक्सपेंस हो गए, सभी रूटीन एक्सपेंस जो है। जो 30,000 रुपीज आपके पास सेव हुए, आपने बोला कि मैं 30,000 रुपीज कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ कि मुझे उसका इंटरेस्ट मिले। सो स्टेकिंग जो है वो इट्स काइंड ऑफ अ नॉर्मल टर्म में इंटरेस्ट ही है। ओके, जैसे हम लोग बैंक में इन्वेस्ट करते हैं एक आरडी के फॉर्म में, रिकरिंग डिपॉजिट या एफडी की फॉर्म में, व्हाट वी एक्सपेक्टिंग, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक टाइम फ्रेम के बाद कुछ नंबर ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, नंबर ऑफ रिवॉर्ड्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है। सो सेम प्रूफ ऑफ स्टेक। राइट। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या है, यू हैव टोकन्स, यू हैव कॉइन्स इन योर वॉलेट और इन योर एक्सचेंज। आजकल तो एक्सचेंजेस भी प्रूफ ऑफ स्टेक की फैसिलिटी देने लगी है। तो आप उसको एक टाइम बीइंग के लिए 90 डेज, 120 डेज, 130 डेज, 150 डेज के लिए स्टेक कर रहे हो। ठीक है। ओके, और वहां से आपको क्या हो रहा है, इंटरेस्ट गेन हो रहा है। अब हर प्रोजेक्ट का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, एपीआई किसी का डिफर है, डिपेंड ऑन कि वो प्रोजेक्ट कितना स्टेबल जोन में है या उस प्रोजेक्ट का वर्थवाइल कितना है। सो प्रूफ ऑफ वर्क सिंपली आपने जो काम किया उसका रिवॉर्ड मिलना। प्रूफ ऑफ स्टेक मींस आपके पास ऑलरेडी आप मतलब कुछ ना कुछ असेट्स हैं, आप उस असेट्स को स्टेक कर रहे हो फॉर अ टाइम बीइंग और आपको उसका इंटरेस्ट की फॉर्म में रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट डिफरेंस इन पीओडब्ल्यू एंड पीओएस। ओके, एनवायरमेंटल फ्रेंडली आपको कौन सा ज्यादा? देखो, if I'm talking about money part, the proof of stake is one of the environmental friendly part, because proof of work needs infra, proof of work needs expense on machinery, और वो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए एक चैलेंज रहता है, क्योंकि अगर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो रिग बनाई, आप एक टाइमिंग के लिए उस पे माइनिंग कर रहे हो। राइट। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो ये सोचते हैं कि आफ्टर माइनिंग हम लोग इस मशीन का क्या करेंगे। सो वो एक रिस्की पार्ट भी है, वो थोड़ा सा एक्सपेंस पार्ट भी है। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है कि हम लोगों ने एसेट्स बाय कर ली, वी हैव एसेट्स, और हम लोगों को एसेट्स पे टाइम टू टाइम रिवॉर्ड मिल रहा है। उसमें हमारा जो इंफ्रा का एक्सपेंस है वो बच जाता है, हम सारा एक्सपेंस को इकट्ठा करके बाय करना ज्यादा बेटर समझते हैं आई थिंक। और अगर आप फ्यूचर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सो प्रूफ ऑफ स्टेक आई थिंक इट्स मच मोर बेटर देन पीओडब्ल्यू। ओके, एक्सेप्ट बिटकॉइन। गॉट इट। ओके, सो इथेरियम की अगर बात करें सर, Okay. इथेरियम हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था कि प्रूफ ऑफ वर्क से शिफ्ट होके प्रूफ ऑफ स्टेक पर आ गया था। सो उसके क्या मेजर चेंजेस आए थे उसके बाद होने के? Okay. और उसमें एक चीज़ थी कि वो चाह रहे थे कि जो उनकी कंजप्शन है, कंप्यूटेशन पावर है, और वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना चाह रहे थे उस चीज़ को। सो क्या वो हो पाया या नहीं? अगर हुआ है तो क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं, और नहीं हुआ तो क्या क्या मेजरली चेंजेस आए थे उसमें और सही नहीं हुआ था? देखिए, अगर आप टेक्निकल टर्म में समझना चाहें तो रिसेंटली अपडेट्स आ चुके हैं कि इथेरियम जो है वो कंप्लीटली इनटू अ प्रूफ ऑफ स्टेक। लेकिन इसको अगर हम लोग एक एनवायरमेंटल की टाइप से समझे या यूजर एंड से समझे, बिकॉज हमारा मोस्ट जो प्रोडक्टिव चीजें जो निकलती हैं वो आई थिंक यूजर साइड से
क्योंकि यूजर ही एक ऐसा मतलब प्रोस्पेक्ट होता है हमारे लिए जो एट द एंड ऑफ द डे ये एक्सपेक्ट करता है कि जिस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट कर रहा है वो प्रोजेक्ट उसको एक लॉन्ग टर्म में अच्छा गेन दे, तो उसके लिए यूजर्स नीड्स टू बी अपडेट। तो हम लोग यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अगर आप इस टाइम पर ट्विटर को देखो, ओके, इथेरियम की ऑफिशियल न्यूज देखें, इवन चाहे आप लोग किसी भी मतलब जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और यू कैन से क्रिप्टो एंथुसियास्ट हैं कंप्लीटली वर्ल्ड में ग्लोबली, सो दे आर टॉकिंग अबाउट कि ऑलरेडी शंघाई और शापेला अपग्रेड के बाद इथेरियम इज कम्प्लीटली इनटू अ प्रूफ ऑफ स्टेक। राइट। इफ आई एम टॉकिंग ऑन टेक्निकल पार्ट, यस वो हो चुका है, बट अब आता है इसका इम्पैक्ट, क्योंकि यूजर्स नीड्स इम्पैक्ट, और वो इम्पैक्ट सीधी सी बात है प्राइस मूवमेंट पे। राइट। ओके, सो यस इथेरियम का वो 4.5 और 5 इयर्स की जो जर्नी थी वो अब जो है एक सक्सेस लेवल पर जा रही है, जिसके लिए पॉलीगॉन मैटिक इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। प्रेजेंट आप बात करो तो जेन क्रिप्टो एक प्रोजेक्ट है जिसने इथेरियम को स्केल अप करने के लिए उसकी गैस फी में एक बहुत बड़ा मोमेंटम लाया। मैं आपको एक अगर ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड की बात करूं तो इथेरियम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस एक ऐसी मतलब चेन है जिस चेन का जो सबसे बड़ी डेक्स है वो यूनिस्वैप है, एंड यूनिस्वैप इस टाइम पर अपने V3 में एज सून एज पॉसिबल आपको यूनिस्वैप V4 में भी दिखने वाला है। ओके, सो यूनिस्वैप का एग्जैक्ट क्या है, जब आप लोग स्वैप करते हो किसी भी टोकन को आप स्वैप करते हो इथेरियम चेन पे तो यू हैव टू पे द गैस फी। राइट। ओके, सो अभी तक क्या था, बिफोर जेन क्रिप्टो यूनिस्वैप नंबर 1 था, नंबर 2 था OpenSea, वर्ल्ड लार्जेस्ट NFT मार्केटप्लेस, राइट, गॉट इट, जो इथेरियम की गैस फी के हेल्प से उसको बर्न करने में हेल्प करता था। जेन क्रिप्टो ने लास्ट 6 मंथ के अंदर एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट किया है कि आज वो टॉप 3 में नंबर 1 पे है, ठीक है, सेकंड यूनिस्वैप है एंड द थर्ड इज OpenSea। राइट। ओके, इस पर्टिकुलर एफर्ट्स को अगर मैं चेन के टर्म में बोलूं, पॉलीगॉन मैटिक एफर्ट्स कर रहा है, ARB इज राइट नाउ वन ऑफ द आई थिंक स्मूथेस्ट प्रोजेक्ट इन क्रिप्टो मार्केट जो प्रॉपर L2 स्केल अप करने के लिए आया। सो अगर आप टेक पार्ट की तरफ से समझें तो यस इथेरियम में ने काफी स्केल अप जोन में आ चुका है, उसका टेक अपग्रेड ऑलरेडी आ चुके हैं। आप लोग कहीं पर भी देखें आपको वो प्रॉपर ऐसी न्यूज मिलेगी कि यस इथेरियम इज कंप्लीटली इनटू L2 प्रूफ ऑफ स्टेक। बट अगर आप उसका प्राइस मोमेंटम टाइम से जानते हैं तो इट टेक्स टाइम। ओके, आई थिंक हमें इस साल एक मेहनत करनी है, और वो मेहनत हमारी भी नहीं है, तो टेक पार्ट से है कि प्राइस मोमेंटम में हम लोगों को कितना बड़ा एक इफेक्ट देखने को मिलता है, और वो इम्पैक्ट आप लोगों ने आई थिंक लास्ट कुछ ही टाइम से, लास्ट 15 और 20 डेज से आई थिंक, चाहे आप CMC पर देखें, चाहे कॉइन ग्वेको पर देखें, पूरी मार्केट को आप देखें तो पूरी मार्केट का मोमेंटम चेंज हो चुका है। बिटकॉइन कहाँ स्ट्रगल कर रहा था 2022 में, और अचानक से अगर मैं INR के टर्म की बात करूं, पर्सनली बताएं तो 16 लाख रुपए पर बहुत सारा स्ट्रगल रहा, 15 लाख 16 लाख रेंज में। आज BTC जो है वो 24 के आसपास पहुंच चुका है। सो आप ये देखिए कि ये प्राइस मोमेंटम है। इथेरियम 78-80,000 की रेंज में एक तरीके से बहुत ज्यादा उसने स्ट्रगल किया। जैसे जैसे मार्केट में अपग्रेड आने शुरू हुए, इथेरियम का प्रूफ ऑफ स्टेक लेयर 2 के अपग्रेड आने स्टार्ट हुए, आज आप इथेरियम की मोमेंटम देखिए अप्रॉक्स 80% राइज हो चुका है, राइट, प्राइस मोमेंटम। सो आई थिंक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक पार्ट, यस प्रूफ ऑफ स्टेक इज डन, बट नीड्स मोर स्केलेबिलिटी, नीड्स मोर एफिशिएंसी, जो थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद नए प्रोस्पेक्ट, नए प्रोजेक्ट इथेरियम को स्केल अप करने के लिए जेन क्रिप्टो एफर्ट्स कर रहा है, पॉलीगॉन मैटिक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ARB पार्ट, तो ये इट टेक्स टाइम, बट यस मोमेंटम इज स्टार्ट अगर हम टेक पार्ट से बात करें। सो इथेरियम की बात करें तो सर विटालिक बुटेरिन, राइट, सो आपको कैसा लगता है कि उनका जो एक तरह से उनकी जो सोच है इथेरियम को लेके वो किस वे में जा रही है, क्या चाह रहे हैं वो नेक्स्ट 5 इयर्स में? और आप और ऑडियंस सुन के थोड़ा सा सरप्राइज होने वाली है। ओके, इस पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में एक ऐसा पर्सन है जो इस टाइम पर मोस्ट रिलैक्स जोन में बैठा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट का जो मर्जी हो, मूवमेंट आए ना आए, वो बहुत रिलैक्स जोन में है। उस पर्सन का नाम है विटालिक बुटेरिन, राइट, क्योंकि उसने एक ऐसा मतलब टेक अपग्रेड दिया था जब एग्जैक्टली इस मार्केट को उस चीज की नीड थी, राइट, क्योंकि देखो आज इफ आई वांट टू डेवलप सम काइंड ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो आज मैं अवेयर हूं कि मुझे सॉलिडिटी स्टडी करना है, राइट, ओके, या मुझे अगर किसी को हायर करना है तो मेरे पास दिमाग में क्वेश्चन क्लियर है कि वो पर्सन जो है वो सॉलिडिटी अवेयर होना चाहिए, ही और शी इज अ सॉलिडिटी डेवलपर, ओके। लेकिन आप बात करो जब इथेरियम आने से पहले क्या ये चीजें क्लियर थी? ठीक है, ऑल आर सर्चिंग अबाउट कि बिटकॉइन की माइन करना कैसे, बिटकॉइन बनता कैसे है।
बिटकॉइन का प्रोसेस क्या है, अगर मुझे माइनिंग रिग लगानी है तो मैं किससे कांटेक्ट करूं। लेकिन इथेरियम ने जब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डोमिनेट किया इस मार्केट पे, और सो आज आप देखिए कि इथेरियम का जो विटालिक बुटेरिन है वो बिल्कुल एक रिलैक्स जोन में, और उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को अपग्रेड करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे नाम सुन लिए हैं पिछले 10 सालों में जो जिनका एक ही फोकस है कि हमने अगर अपना प्रोजेक्ट मार्केट में रन करना है तो हमें डेफिनेटली इथेरियम को ही स्केल अप करना है। सो विटालिक बुटेरिन की अगर मैं बात करूं तो यस डेफिनेटली, अगर आप उनको टेक पार्ट से देखें तो वो बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत मैसिवली एक्टिव रहते हैं। आप 2021 की जर्नी देखें, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक नया कल्चर आया, मीम, और उस मीम कल्चर में एक प्रोजेक्ट आया शिबा इनू, राइट। और अर्ली डेज में इतना बड़ा लोगों को पता लगा कि सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए बर्निंग इज ऑल्सो अ गुड मैकेनिज्म। सो विटालिक बुटेरिन ने उस टाइम बर्न किया, और आप वो रिजल्ट से एक आइकॉनिक मेरे हिसाब से मूवमेंट हुआ था क्रिप्टो में। मतलब मैंने कुछ एक्सचेंजेस से पर्सनली बात की है, दे हैव ओनली 1K और दे हैव ओनली 100K यूजर्स, 1 लाख यूजर, और उस मूवमेंट में उनके 15-15, 20-20 लाख यूजर हो गए। तो ये मोमेंटम जो था वो कहीं ना कहीं पर लोग बोलते हैं शिबा इनू की वजह से आया, मैं समझता हूँ विटालिक बुटेरिन की वजह से आया, बिकॉज उन्होंने वो बर्न किया शिबा इनू और वो एक मैसिव ग्रोथ आई। उस मैसिव ग्रोथ से बहुत सारे यूट्यूबर बने, क्रिएटर्स बने, सबको लगा हमें नॉलेज है और सब लोग कंटेंट ब्रॉडकास्ट करने लगे। एंड फाइनली आज आप देखिए कि वो खुद शिबा इनू खुद आज लेयर 2 की तैयारी कर रहा है, शिबेरियम नेटवर्क, जिसकी अनाउंसमेंट हम 2022 से सुन रहे हैं। राइट। और एक न्यूज आई थी Q3 2022 में वो आ जाएगा शिबेरियम नेटवर्क, लेकिन वी आर वेटिंग, स्टिल वी आर वेटिंग। और सीरियसली बताऊं कि लोग क्यों वेट कर रहे हैं, सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे शिबेरियम नेटवर्क का एक परफेक्ट डेट अनाउंस होगी, बोन इज गोइंग टू द मून। बोन शिबा स्वैप एक ऐसा प्रोजेक्ट है सीरियसली जो शिबेरियम नेटवर्क आने से डेफिनेटली एक बहुत बड़ी मूवमेंट में जाएगा। सो अगर आप इस पूरे बैकबोन आर्किटेक्चर को समझे, जो सबसे रिलैक्स जोन में पर्सन कौन हुआ, विटालिक, क्योंकि यार उन्होंने ही इस प्राइस मोमेंटम को चलाना सिखाया लोगों को। राइट। ठीक है, और उन्होंने आई थिंक वो एक ऐसा पर्सन है जिसने सच में ऐसा बताया था कि इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी, और आपके पास सप्लाई एक बहुत बड़ा हर्डल बन रहा है, सो आपके पास एक ही मैकेनिज्म है टू बर्न द सप्लाई, और वो भी कंप्लीटली बर्न। मतलब ये नहीं कि पार्शियली बर्न करना है कि आपने आज बर्न कर दिया और कल रीमिंट कर दिया। बहुत सारे मार्केट में स्कैम ऐसे लोग करते हैं, राइट। पहले दिखाते हैं कि हमने बर्न किया है और थोड़े टाइम बाद उसको रीमिंट कर रहे हैं। राइट। तो वो एक नेगेटिव वो है, बट विटालिक बुटेरिन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक्चुअल में शिबा इनू को परमानेंट बर्न किया था, दैट्स व्हाई शिबा इनू 5 से 6 लाख % की ग्रोथ पे गया था। ओके। सो इथेरियम की सर बात हो ही रही है तो एक चीज थी, पहले स्टेक जो इथेरियम्स होते थे वो निकाला नहीं जा सकता था, लेकिन अब ऐसा चेंज हो गया है। दैट्स द अपग्रेड। या सो उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इसी की तो वेट कर रहे थे हम। मेरे हिसाब से कंप्लीटली अगर मैं क्रिप्टो वर्ल्ड की बात करूं, वी ऑल आर वेटिंग कि कब वो स्टेक किया हुआ हम लोग निकाल सके। जी। और उसी वजह से आपने आज प्राइस मोमेंटम देखा है मार्केट में, और ये एक बहुत बड़ा सच में चैलेंज था। बट अगर मैं इनको होल्डर साइड से बोलूं, होल्डर्स बहुत स्मूथ जोन में थे, उनकी तरफ से कोई चैलेंज नहीं था। दे आर बिलीविंग इन टू प्रोजेक्ट्स, इथेरियम एंड बिटकॉइन। राइट। ओके, इसी कैटेगरी में अगर आप एक्सचेंज या किसी और अच्छे प्रोजेक्ट की बात करो तो थर्ड प्रोजेक्ट BNB। राइट। बट अगर आप इंडियन कम्युनिटी की बात करो तो फोर्थ वन इज पॉलीगॉन। ये 4-5 ऐसे प्रोजेक्ट है कि अगर आप इनको यूं बोलो ना कि 5 साल के लिए आपको स्टेक लगाना है, 5 साल बाद आपको वैल्यूएशन मिलेगी, सो लोग मतलब उसको पैनिक नहीं होते, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स के जो इन्वेस्टर्स है दे आर इन अ स्मूथ जोन। उन्हें पता है कि उन्होंने किस चीज में इन्वेस्ट किया है। राइट। ओके, वो एक तरीके से अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट में बोलूँ ना तो वो गोल्डर्स हैं। गोल्डर्स मीन जिन्हें पता है कि उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। राइट। तो जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाला होता है ना, उसके पास एक पैनिक मूवमेंट नहीं होता लाइफ, वो बहुत पेशेंटली वेट करता है कि एक टाइम आएगा, एक टाइम स्पैन आएगा। You can see like real estate. रियल एस्टेट ऑल्सो, रियल एस्टेट, या यू कैन से यार एक बच्चा है वो फर्स्ट क्लास में गया तो 12th करने में उसको इट टेक्स 12 years ना। हाँ। तो पेरेंट्स पहले से 12 साल की फीस इकट्ठी करके बैठते हैं, राइट। क्योंकि उनको पैनिक ना होना पड़े कि हमारा बच्चा अब 3rd में हो गया, 4th में हो गया। तो यही पॉइंट है। तो आप इसको रियल एस्टेट से कर सकते हैं, आप इसको गोल्ड से कर सकते हैं, ये स्कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट, स्मूथ प्रोजेक्ट का एक क्वालिटी है ये, बट दे
that needs time to Okay. grow. So एक और क्वेश्चन है मेरा, इथेरियम की बात चल ही रही है तो लाइक जब अपने पास लेयर 1 सॉल्यूशन था लाइक बिटकॉइन, सो लेयर 2 सॉल्यूशन की क्या जरूरत पड़ी इथेरियम जिसकी Okay. मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका डिफरेंस एक बार बताइए सर हमारे यूजर्स को भी, ताकि लेयर 1 और लेयर 2 में वो कंफ्यूज ना हो, दोनों में डिफरेंशिएट आ जाए. सो देखिए ये हम लोगों ने आई थिंक थोड़ा सा कंप्लीट किया भी है अभी, इसको पूरा डिटेल में करते हैं. लेयर 1 मीन्स कि आपको एक्सपेंस करना है एक इंफ्रा मेंटेन करने के लिए. एक सिंपल सी फॉर्म में बताते हैं, अगर यूजर्स को बहुत स्मूथली समझना हो व्हाट इज लेयर 1 तो समझे बिटकॉइन, व्हाट इज लेयर 2 तो समझे इथेरियम. अब सिंपल डिफरेंस रह जाता है कि हमें ये समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटकॉइन एंड इथेरियम. तो L1 एंड L2 क्लियर हो जाएगा. ओके, अगर आप देखें 2008 से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एग्जैक्ट बैकबोन क्या है? ओके, स्टार्ट विद द बिटकॉइन. और मेरे हिसाब से बिटकॉइन आया तभी ब्लॉकचेन टेक आई. राइट. ठीक है, या आप समझे ब्लॉकचेन टेक आई, उसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल बिटकॉइन है. और बिटकॉइन एक ऐसा डोमिनेंट एग्जांपल है जिसकी वजह से आज ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो ग्लोबली इंडस्ट्रीज को डोमिनेट करने के लिए रेडी है. बिकॉज एवरी इंडस्ट्री नीड्स टू बी स्टोर द डेटा. देखो, हम लोग ट्रेडिंग के टर्म में बात करें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटा पार्ट, सो डेटा manage, data storing, data accessibility in an efficient manner, it is one of the most you can say challenge point of view. But blockchain tech ने उस challenge को चुटकियों में resolve किया. राइट. ठीक है, और उसी का बेस्ट एग्जांपल लेयर 1, जहां पर कोई टेक की डिमांड नहीं थी. एक मतलब एक प्रॉपर एक सिस्टम था, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक अप्रोच से आपको एक माइनिंग रिग सेटअप करना है, इंफ्रा मेंटेन करना है और आप माइनिंग को स्टार्ट कीजिए. राइट. बट आप मुझे एक आंसर दीजिए जी, या यूजर्स भी इस पर ये आंसर दे सकते हैं हम लोगों को हमारे पॉडकास्ट कर में, सकते हैं. है ना? सो आपको क्या लगता है कि कितने लोग जी, आज मेरे हिसाब से 100 के 100% जितने भी क्रिप्टो मार्केट के ट्रेडर्स है, जी. सबको पता है बिटकॉइन माइन होता है? राइट. सबको. बिल्कुल. कितने लोग कर पाएंगे माइनिंग? सो इट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज आई गेस. आई थिंक 0.1. 0.1. राइट. 0.1 का भी या 0.001 समझिए. ओके, यही एग्जांपल है. दैट्स व्हाई वी नीड नेक्स्ट टेक L2, प्रूफ ऑफ स्टेक. राइट. क्योंकि वहां पे आपको इंफ्रा को मैनेज नहीं करना, नहीं करना. आपको ये लोगों को एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगता है. ओके, सो अगर आप सिर्फ प्रोजेक्ट को बाय करने में, उससे इंटरेस्ट गेन करने में, उससे रिवॉर्ड लेने में इंटरेस्टेड हो, विटालिक बुटेरिन की यही सोच थी. कितने लोग वर्ल्ड में बैठ के सिर्फ माइनिंग पैसा लगाएंगे? अल्टीमेटली दे आर इन अ फियर कि कल को बिटकॉइन एक्सेप्ट ना हुआ, कल को बिटकॉइन ना बढ़ा तो. ओके, 2015-16 की जर्नी के मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने उस टाइम के ट्वीट्स को आज भी पिन करके रखा हुआ ट्विटर पे. उस टाइम पर उन्होंने बोला था $316 का बिटकॉइन है, ले लो. और वही पर्सन 2022 में पिक कर रहा है, मैंने कहा था ले लो, आज वो 56 लाख रुपए का हो गया. ओके, मतलब वो उन्होंने बिलीव किया था. राइट. ठीक है, और आप मानोगे इस इंडस्ट्री में L1 के बिलीवर्स ने एक हद तक अपनी प्रॉपर्टीज, पर्सनल प्रॉपर्टीज, प्रोफेशनल प्रॉपर्टीज सब कुछ सेल आउट करके क्रिप्टो माइनिंग रिग पर एक्सपेंस किया है. ऐसे पर्सन्स अलाइव हैं हमारे वर्ल्ड में और दे आर बिलीविंग इन L1. लेकिन यार इतना बड़ा रिस्क मोमेंटम हर कोई नहीं उठा सकता. राइट. सो पीपल वांट्स दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन कि आपके पास यू हैव 1 लाख रुपीज इन योर हैंड और 5 लाख रुपीज इन योर हैंड. आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, एक प्रोजेक्ट को बाय करना है और बाय करने के बाद यू वांट सम रिवॉर्ड. राइट. तो ये सोच कभी विटालिक बुटेरिन ने लगाई थी कि ऐसे लोग ज्यादा होंगे. दैट्स व्हाई वी नीड लेयर 2, प्रूफ ऑफ स्टेक. और इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करके हम लोगों को यही सिखाया है कि क्रिप्टो में आप प्रूफ ऑफ स्टेक से अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं. और अगर आप इसको टेक पार्ट से समझो तो सॉलिडिटी जो है, प्रेजेंट में लोग जो मर्जी बोले, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ फ्यूचरिस्टिक लैंग्वेज फॉर टेक स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर बीटेक, आईटी, सीएससी, और अगर कोई बीबीबीसीए वाला भी करना चाहता हो तो इट्स अप टू यू. सो सर, अगर फ्यूचर की बात करें हम, तो आपको क्या लगता है कि दोनों, जैसे अपने प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, क्या ये दोनों सरवाइव करने चाहिए या इसमें से एक करना चाहिए और एक नहीं करना चाहिए? सो व्हाट योर पॉइंट ऑफ? अगर सर्वाइवल की बात आती है तो प्रूफ ऑफ स्टेक के मेरे हिसाब से सारे प्रोजेक्ट सर्वाइव करेंगे. Okay.
बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रूफ ऑफ वर्क पार्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्वाइवल की टेंशन बिटकॉइन को नहीं है, बाकी प्रोजेक्ट्स को हो सकती है। ओके, क्योंकि डॉज कॉइन को हो सकती है, रेवन कॉइन को भी हो सकती है। क्योंकि क्या है कि ना, प्रूफ ऑफ वर्क एक ऐसा कॉन्सेप्ट प्रोटोकॉल है जिसके अंदर बहुत सारी सिस्टमैटिक अप्रोचेस हैं जिसको टाइम टू टाइम फॉलो करना होता है। रिसेंट एग्जांपल, ट्विटर ने 2 दिन के लिए लोगो चेंज किया, ओके, और डोज में हम लोगों ने प्राइस मोमेंटम देखी, राइट। जैसे ही वो क्या कहते हैं चेंज दोबारा हुआ लोगो, वो प्राइस मोमेंटम डाउन हो गए। तो आप इसको कैसे मान सकते हो कि ये फ्यूचर के लिए एक सस्टेनेबल और यू कैन से एक कंसिस्टेंट लेवल ऑफ प्रोजेक्ट है? बट सब पूरी दुनिया जानती है कि डोज कॉइन के फादर कौन है, ओके, सो वो कहीं ना कहीं पर प्राइस मोमेंटम बनाना मेरे हिसाब से जानते हैं, राइट। बट अगर देखिए, डोज कॉइन की एक खासियत भी है, एक ड्रॉबैक है। बिटकॉइन हर कोई माइन नहीं कर सकता, उनको लगता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी माइनिंग पे एक्सपेंस ज्यादा लगेगा। हालांकि मैं आपको एक ट्रूथ फैक्ट बताऊं, आपको आज बिटकॉइन माइनिंग की बीटीसी माइनर मशीन लेनी है, उसकी रेंज 2 लाख रुपए है मैक्सिमम, ठीक है। 1,70,000 से 2,10,12,000 रुपए में आपको बीटीसी माइनर की एक मशीन मिल जाए, आप इजीली माइनिंग स्टार्ट कीजिए। टॉक अबाउट द डोज कॉइन माइनिंग पार्ट। डोज कॉइन की माइनिंग मशीन की रेंज जो है वो 4 लाख से 8 लाख 9 लाख रुपए के है। डोजकॉइन एक ऐसा POW कॉन्सेप्ट प्रोटोकॉल बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसकी इनिशियल सप्लाई मेंशन नहीं है, वो कितना मर्जी माइन किया जा सकता है। और वी ऑल आर बिलीविंग कि समडे ट्विटर इज कंप्लीटली इनटू अ ब्लॉकचेन पार्ट। ट्विटर पूरा का पूरा ब्लॉकचेन से हैंडल किया जाएगा, हर यूजर का प्रोफाइल जो है ब्लॉकचेन पर आएगा, मतलब हम लोग जो डेटा की बात करते हैं ब्लॉकचेन में, वो पूरा ब्लॉकचेन पे आएगा। और वहां पर इफ वी वांट टू रन आवर कैंपेन, तो कैंपेन रन करने के लिए वी नीड सम क्रिप्टो, क्योंकि ब्लॉकचेन में करेंसी नहीं चलती है, क्रिप्टो चलता है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी में आज के टाइम पर एक ही करेंसी है, वो है डॉज। इसके बाद स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? प्रूफ ऑफ वर्क। वीक पॉइंट क्या है कि उसकी जो माइनिंग है, इसको भी स्ट्रॉन्ग बनाया है इलोन मस्क ने। कैसे बनाया कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी सप्लाई रुक ही नहीं सकती, ठीक है, तो उसी को कैंपेन में यूज करो ना, ठीक है, और वो हर पर्सन बाय कर सकता है। देखिए, मेरे आज ट्विटर पर सपोज 7,000 फॉलोअर है, आई वांट कि यार वो 7 लाख हो। अब मेरे पास 2 ऑल्टरनेट है, या तो मैं रेगुलर ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर ट्वीट्स करता जाऊं, एसईओ ट्विटर का कंटेंट का जो भी कंटेंट प्रिपरेशन है उसको समझूं और अपने फॉलोअर्स गेन करूं। सेकंड, मुझे अपने कैंपेन रन करने हैं, राइट। अब कैंपेन रन करने के लिए अगर ट्विटर Web3 की बात कर रहा है, ब्लॉकचेन की बात कर रहा है, सो वहां पर करेंसी एक्सेप्ट नहीं होगी, राइट। वहां पे होगा क्रिप्टोस, वहां क्रिप्टोस एक्सेप्ट होगी। सो मेरे पास वॉलेट के अंदर सपोज 10,000 डॉज कॉइन है, तो मैंने क्या करूंगा, 2,000 डॉज कॉइन एज अ कैंपेन के लिए रन करूंगा। वो सीधा हमें ट्विटर को पे करने हैं और हमारा कैंपेन रन हो रहा है। तो बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा, एग्जैक्टली ऐसा होगा बिकॉज राइट नाउ वी आर इन Web3। सो लाइक अगर बात करें करेंसी की, तो क्या आपको लगता है कि ट्विटर की जो करेंसी होगी खुद की, वो डॉज कॉइन ही होगी? देखिए, अभी वो देखो, आपको क्या लगता है कि ये क्या पता उन्हीं का हो, ठीक है। ओवरऑल अगर हम प्रेडिक्शन के टर्म में बोले कि ऐसा लगता है कि अगर Web3 का सोशल मीडिया के टर्म में जो बेस्ट एग्जांपल बनेगा वो ट्विटर ही बनेगा, क्योंकि आज मेरे हिसाब से क्रिप्टो को ट्रेंड में लाने वाला जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो ट्विटर है, राइट। और ट्विटर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सीरियसली Web3 को फोकस कर रहा है, ब्लॉकचेन पर उसका पूरा का पूरा एफर्ट्स है। और आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, वो जो अपनी प्रोफाइल पिक होती है जी, वो उसको एक NFT की फॉर्म में डेवलप कर रहे हैं। इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट CZ बाइनेंस जो है, सब जानते हैं, CZ ने भी अपनी जो प्रोफाइल पिक है वो एक NFT की फॉर्म में ट्विटर पर डिस्प्ले कर रखी है, राइट। सो अब आप भी देखिए ना कि मतलब कहीं ना कहीं पर ये सब स्मूथली रनिंग हो रहा है, और एक दिन हम लोग खुद देखेंगे कि ट्विटर जो है कंप्लीटली ब्लॉकचेन में होगा, Web3 का सबसे बेस्ट एग्जांपल बनेगा। तो वहां पर मनी से ज्यादा मुझे लगता है कि क्रिप्टो करेंसी का ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और मार्केट से भी आई थिंक यही न्यूज है। ओके, चलिए सर, ये वाली तो हो गई अपनी बातें सारी, इथेरियम और ये सारी चीज़ें। आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में जाते हैं कि आपने कैसे स्टार्ट करा आपकी जर्नी क्रिप्टो करेंसी में, और लाइक आप कहाँ से पढ़े हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस और सब कुछ एक बार। ओके, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बहुत सिंपल सी मेरी स्कूलिंग रही है, राइट। एंड देन मेरे फादर जो हैं वो अकाउंट फील्ड के हैं, तो उनको था कि मैं अकाउंटेंसी में चार्टेड अकाउंटेंट बनूं।
सो उसी थॉट से मैंने बीकॉम ज्वाइन कर ली। कॉमर्स में मैं अच्छा था, अकाउंटिंग मेरा बहुत स्ट्रांग था, तो मेरे फादर को लगता था कि मैं चार्टेड अकाउंटेंट बनूंगा। सो 2-3 दिन मैं 2-3 चार्टेड अकाउंटेंट से मिला, ओके तो मैं बहुत क्लियर माइंड से मिलकर बाहर आया कि मैं नहीं बन सकता, मुझे नहीं बनना। तो मैं बोला क्यों नहीं बनना, कि मुझे लगा पापा यार ये मेरे से ना हो नहीं पाएगा। तो Okay. उन्होंने बोला क्यों, मैंने कहा पापा मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अननेसेसरी किसी फर्म का पूरा डेटा मैनेज कर रहा हूँ जिसका मेरे को कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने मुझे एक बार बोला कि ये कैसी सोच है तेरी। मैंने कहा मेरी सोच ठीक जा रही है, मुझे अननेसेसरी किसी फर्म का डेटा मैनेज करना पड़े, इससे बढ़िया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं अपना खुद का डेटा मैनेज करूं। मेरे पास खुद का इतना डेटा होना चाहिए, खुद की इतनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने चाहिए कि मैं खुद का मैनेज करूं। तो मतलब क्या करेगा, तो मैंने बोला मैं MCA करूँगा ओके PG में। तो मेरे को बोला गया था कि मतलब सारी दुनिया कहती है मैं MBA करेंगे, तो MCA में क्यों जा रहा है। मैं कहा मेरे को ना कंप्यूटर चलाने का शौक है। ओके बहुत सिंपल से थिंकिंग से मैंने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर ज्वाइन कर ली, और आप यकीन नहीं करोगे फर्स्ट 6 मंथ में मुझे MCA करने पे क्लियर हो चुका था कि यार मैं IT इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। मेरा इंटरेस्ट जागा हार्डवेयर में। ओके कि हाउ टू असेंबल कंप्यूटर्स, ठीक है, नई नई कॉन्फ़िगरेशन क्या है या असेंबलिंग कैसे करनी है। तो वो इंटरेस्ट जो था ना, वो मैंने एक बार अपने लैब असिस्टेंट के साथ डिस्कस की। मैंने कहा भैया मेरी बात सुनो, मुझे ये प्रोग्रामिंग समझ नहीं आती, ओके मेरे को तो हार्डवेयर समझ आता है, आप जो कहोगे मैं उस टाइप का हार्डवेयर मेंटेन कर लूंगा, जैसे कहोगे उस टाइप का नेटवर्क बना सकता हूँ, बट मुझे यार प्रोग्रामिंग नहीं समझ आ रही। Right. तो उन्होंने बोला यार नहीं राजीव आप प्लीज प्रोग्रामिंग पे फोकस करो। अब उन्होंने बोला था, मैंने माना नहीं। 2.5 ईयर हो गया, काफी अच्छी परसेंटेज से मैं मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर करके पास आउट हुआ। ओके देन जॉब सर्च करना स्टार्ट किया, और आपको शायद अगर वो जर्नी देखी हो 2008-9 की, वो बहुत एक पैनिक मोमेंटम था पूरे वर्ल्ड में क्रैश का। राइट ओके और IT पर एक बहुत बड़ा डाउन इम्पैक्ट। ओके सो मुझे सत्यम आई थिंक सत्यम और एक IG ग्लोबली एक दो कंपनी थी, MNCs थी, तो वहाँ मेरा इंटरव्यू वगैरह क्रैक हुआ, तो मुझे फाइनली ज्वाइनिंग नहीं मिली कि उन्होंने एक ही नोटिस भेजा कि ड्यू टू क्रैश इन फाइनेंशियल मार्केट और स्पेशली इन IT हम लोगों ने बहुत सारी जो वैकेंसीज है वो फ्रीज कर दी है। सो मेरे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। सो फाइनली आई स्टार्टेड विद द NGO पार्ट। मैंने दिल्ली में एक NGO ज्वाइन किया, और उस NGO में मुझे एक अच्छा मौका मिला कि मैंने NCERT की बुक्स खुद लिखी। NCERT की बुक्स में जितना भी आपने देखा कंप्यूटर जो होता है उसको पूरे वेब पे लाने वाला आई थिंक मैं एक सिंगल पर्सन हूँ। पूरा मतलब 2nd क्लास से लेकर 10th क्लास तक सारे जितने भी टॉपिक्स बच्चे आज पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे मैंने ही वेब पे अपलोड किए थे। और मैं वो फर्स्ट पर्सन था जो NCERT के फादर थॉमसन कुनंकल से मिला था। ही इज अ चेयरमैन ऑफ NCERT, वो आज भी अलाइव हो। ओके सो वो दिल्ली में ही सेंट एक्सेवियर एक स्कूल है कश्मीरी गेट के पास ही, वहीं पे वो रहते थे। तो मेरा काम था कि मैं उनको पिक करता था, फिर उनको गाड़ी में बिठाता था, उनसे सीखता था, फिर हम कभी होटल हयात में कभी होटल क्लैरिस में वहां जाते थे अलग अलग मीटिंग्स में। तो वहां मुझे ना सपने वाली दुनिया दिखने लग गई जी। और मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो वर्ल्ड में एक ऐसे पर्सन से मिला है जिसने पूरे वर्ल्ड में क्वालिटी एजुकेशन का नाम सबसे ज्यादा किया है। वो है आई थिंक द नेम ऑफ द पर्सन इज हितोशी कुमे, इज फ्रॉम जापान। ओके सो मैं वहाँ होटल क्लैरिस में बैठा था, मैं सबसे यंग मैं ही था, तो बाकी सब 60 वाले थे और मैं 22 साल का बच्चा, थोड़ा सा प्यारी सी लुक वाला, और मैं बैठा, मेरे हाथ में उन्होंने नोटपैड दिया कि राजीव आपको ना सब कुछ नोट डाउन करना है। अब मैं नोट डाउन जब करने की बात करूं वो जापानीज एक्सेंट में बोले, मुझे कुछ समझ ना आए। तो मैंने कहा यार मैं क्या नोट डाउन करूं, वो लिखना भी नहीं आ रहा। तो मेरे को सबसे अच्छा रिलैक्स जोन क्या मिला, उनकी जो PA थी शी इज फ्रॉम USA, और वो इंग्लिश एक्सेंट मुझे समझ आ रहा था। ओके सो वहां से फिर मैंने नोट डाउन करना स्टार्ट किया। फिर मैं हितोशी कुमे से मिला, उस टाइम पर स्मार्टफोन नहीं था अपने पास, तो मैं भी पिक वगैरह लेता उनके साथ। देन वहां मुझे समझ आया कि नहीं यार कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे हम लोग कुछ ना कुछ नया मार्केट में प्रोडक्ट लाए, एजुकेशन में कुछ करना है। तो इस एजुकेशन में कुछ करने के चक्कर में मैंने फाइनली टीचिंग ज्वाइन कर ली। तो स्टार्ट विद द दिल्ली में 4-5 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना शुरू किया। फिर एक दिन कॉलेज से कॉल आ गया कि हमें मेल फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है, हम आपको सैलरी भी अच्छी देंगे। तो मुझे लगा ठीक है अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ चला गया। माई मदर इज वेरी, मतलब बहुत खुश हुए मेरी मदर कि अब मैंने एक अच्छा कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तो एक टैग लग गया था यार, मतलब बहुत छोटी एज में कि तो मास्टर जी, ठीक है, बहुत एक टैग लग गया। मैं उस टैग को हटाने में मुझे बहुत साल लगे।
मैं नहीं चाहता लोग मुझे ऐसे मास्टर जी बुलाए। मतलब 25 साल की उम्र यार, आपसे एक साल बच्चे पुराने, कोई गुरुजी बोल रहा है, कोई मास्टर जी बोल रहा है, सर तो सुनने में ही नहीं मिलता था। जी तो वो जर्नी थी। फिर मैंने आई स्टार्टेड माय करियर इन मार्केटिंग पार्ट। जी सो वहाँ पे 2013-14 में गूगल ने एक कोर्स लॉन्च किया था मार्केटिंग का, गूगल गैराज। गूगल गैराज भी बोलते हैं, गूगल गारेज बोलते हैं कई। सो वो यूके से स्टार्ट हुआ था। सो मेरी एक यूके में कलीग थी, तो मैंने उनसे बात किया कि मुझे ये कोर्स करना है। तो बोली कि राजीव देखते हैं इंडिया में। तो एक अच्छा टाइम था मेरा कि 15-20 दिन बाद वो अगर जिस लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, तो वो जैसे कहते हैं ना, जैसे क्रिप्टो में बोलते हैं वेट, यू आर इन वेट लिस्ट, तो ऐसे स्टार्टिंग में होता था 14 में। सो मेरा वेट लिस्ट में नाम आया, तो फिर वो मैंने मार्केटिंग का कोर्स किया। मुझे आज भी याद है 89 वीडियोस थी। 89 वीडियोस को मैंने लर्न करने में 19 दिन लगाए। नेक्स्ट डे मेरा टेस्ट था, तो मेरा पहला टेस्ट पहली बार में क्रैक हो गया जी 40 क्वेश्चन थे, 40 के 40 ठीक थे, क्रैक हुआ। फिर मुझे लगा कि अब मैं डिजिटल मार्केटर बन गया हूँ। जी फिर बहुत सारे मेरे बच्चे थे यूट्यूबर्स जो आज बने हुए हैं, बहुत सारे बच्चों के मैंने यूट्यूब चैनल खड़े किए, अपना ही नहीं कर पाया बस। तो एक स्ट्रगलिंग जोन में था, बस फिर लाइफ का ऐसे मोमेंटम आया। मतलब इधर टीचिंग चल रही थी, इधर मैं म्यूजिक में आ गया, फिल्म में काम किया, सोनी के साथ काम किया, बहुत सारे म्यूजिशियंस के साथ काम किया, खुद के भी 2-4 गाने वाने लिखे, गाने वाने गाए, प्रोड्यूस किए। तो ये एक लाइफ की थी। बट एक टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि यार, मुझे खुद को महसूस हो रहा था कि यार मैं अपने जोन से जैसे कहते हैं ना भटक गया हूँ। कि यार क्या मेरा बैकग्राउंड है, क्या मैं कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस मिल नहीं रही है, या वो एक लाइफ का ना, वो एक कहते हैं ना ब्रेकअप पॉइंट नहीं मिल रहा था कि यहाँ से ब्रेक होगा तो मैं आगे कहीं जाऊंगा। सो वो मेरा टाइम था। और एक दिन बस ऐसे ही जैसे आप मिले हो, जैसे आप सब बैठे हैं, एक दिन मैंने एक शब्द सुन लिया, ब्लॉकचेन। राइट तो ब्लॉकचेन जब सुना तो मैंने गूगल पे लिखा, फर्स्ट वेबसाइट ओपन ही blockchain.com, क्लिक blockchain.com, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ उस पर्टिकुलर मूवमेंट से चेंज हो गई थी। वो दिन और आज का दिन है, बस मुझे अब यही दिखता है कि मुझे ब्लॉकचेन के अंदर इतना ज्यादा डीपली जाना है, इतना ज्यादा इमर्स लेवल पे इसको सीखना है कि कोई ऐसा अपडेट ना हो ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो में, या भी ब्लॉकचेन जिस भी और इंडस्ट्री पर डोमिनेंट डे बाय डे हो रही है, कि कोई ऐसा अपडेट ना हो कि मेरे से पूछा जाए और मुझे लगा कि यार मुझे नहीं पता, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बस मेरा वही फोकस रहता है। तो वो मेरी जर्नी थी। 2 साल वो पढ़ा। 2 साल बाद एक ऐसी, आप जितनी एज के, उन्होंने मेरे को बोला सर यूट्यूब पे आ जाओ। तो मैंने कहा यूट्यूब पे तो मैं हूँ। कहता नहीं, ये ना एक स्पेशल चैनल बनाते हैं क्रिप्टो से लेके। देन स्टार्टेड क्रिप्टो मार्क। और एक टैगलाइन जो है, मोस्टली लोग मेरे से मिलते हैं तो यही बोलते हैं, हाय विनर्स, आई होप यू आर वेल, दिस साइड राजीव आनंद। सो वो क्रिप्टो मार्क चैनल की शुरुआत हुई, और आई थिंक वो जर्नी है जो आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ बैठा हूँ। तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ सिखाया। आपको एक फ्रेंकली बात बताऊं, ऑडियंस सच में बहुत कुछ सिखाती है। हम लोग ना थोड़ा सा ऑडियंस ग्रैब करने के बाद अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं, बट द रियल पावर इज ऑडियंस। मुझे आज भी याद है कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे अगर कुछ वीडियो बना रहा हूँ और वो सपोज 6 मिनट की है और मैंने कुछ गलत बोला है, तो मेरे को कोई ना कोई पॉजिटिव कमेंट आएगा जो मुझे ये बताएगा कि सर इसमें अपडेशन ये नहीं है, इसमें अपडेशन ये है, तो मेरे को नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट मिल जाता है। राइट एक्चुअली ऐसा होता है। नेगेटिव कमेंट भी आपको नया कंटेंट प्रोड्यूस करने की पावर देते हैं, पॉजिटिव कंटेंट भी आपको नया कंटेंट प्रोड्यूस करने की, क्रिएट करने की पावर देते हैं। सो ये ओवरऑल अब तक की मेरी जर्नी है। और आगे जो है वो मुझे NFTs और मेटावर्स में और क्रिप्टो वर्ल्ड में कुछ डिफरेंट करना है। इसके लिए मेरी थिंकिंग चल रही है, कुछ ना कुछ नई सोच चल रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई जर्नी। सो एक और क्वेश्चन था सर, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सो जैसे होता है कि लाइक फैमिली होती है, अब कुछ कुछ फैमिलीज बिलोंग करती है स्मॉल टाउन से और उनकी मेंटलिटी थोड़ी वैसी हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी इन जनरल वी थॉट की ट्रेडिंग स्टॉक इक्विटी टाइप में हो जाती है। सो लाइक क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सट्टा बाजार है, एक सट्टा आ जाता है वर्ड, राइट। सो उसमें ऐसा भी होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कभी फैमिलीज उसको चीज़ को ऐसा दिखाने की कोशिश करती है या ऐसा बताती है कि आप ये मत करो क्योंकि आपके लिए खराब है, ओके आपका पैसा डूब जाएगा, राइट। सो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है या आपकी फैमिली ने भी आपको ऐसा कभी करने की एक कहते हैं ना सलाह दी हो? फ्रेंकली स्पीक मेरे साथ कभी नहीं हुआ। ओके रीजन बताता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है।
मतलब मेरी जो वाइफ है उसको मेरे ऊपर 100% बिलीव है। उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। वो कभी इंटरफेयर नहीं करती। शी इज अ प्रॉपर हाउसवाइफ, परफेक्ट हाउसवाइफ। वो उसका पूरा ध्यान सिर्फ घर को संभालने में। एवरी मंथ दे नीड एक्सपेंस फॉर देयर होम, बस दैट्स इट। उसको कभी मेरा प्रैक्टिकल जोन में जाने का मन नहीं है। तो एक तो मैं वहां स्मूथ हो गया। सेकंड, मेरे फादर के मन में कई बार आता है कि बेटा मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है ना। मैं कहा हाँ पापा सब ठीक चल रहा है। तो बोले कि एक दिन मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि यार मैंने ना कहीं सुना है कि क्रिप्टो में टैक्स बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा पापा अगर कमाई होगी तो टैक्स भी दे ही देंगे। बोले नहीं सुना है बहुत ज्यादा है। मैं 30% है। तो बोले यार 30% टैक्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैंने कहा पापा क्रिप्टो में उस लेवल की अगर आपको इनकम हो रही है तो आपको 30% टैक्स पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अपने फादर को कैसे कंफर्टेबल जोन में लिया, मैं आपको उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक यूजर के लिए भी सबसे बेस्ट एग्जांपल होने वाला है। अगर आप इस टाइम पर आईटीआर को देखते हैं, 10 लाख रुपए से इनकम साल में अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं, सो यू आर इन अ 30% ऑफ स्लैब। डेफिनेटली कंफर्म। राइट। बस क्रिप्टो में ये हो रहा है कि आपको स्टार्टिंग के 10 लाख में हो रहा है, बाद में तो 30% सबको पे करना है ना। ठीक है। सो पहले 10 लाख वाला चैलेंज है, उसके बाद तो 30% के स्लैब में पूरा इंडिया ही आ गया। ओके, अगर आप इसको इस माइंडसेट से समझे, चैलेंज है क्योंकि पहले 10 लाख में भी 3 लाख रुपए का टैक्स बनता है। राइट। ओके, बट अगर आप इसको दूसरे चैलेंज से समझे, यार 15 लाख रुपए कमा लो ना, 20 लाख रुपए साल के कमा लो, 6 लाख टैक्स भर देना, 14 लाख रुपए इनकम कर लेना, 30 लाख कमा लो, 9 लाख रुपए टैक्स भर देना, 21 लाख बना लो। ये बस हमें थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना है। अदरवाइज देखो हर्षित, आप ये समझते हो बात, अगर गवर्नमेंट इसको लीगली बैन कर दे तब हम लोग कुछ कर सकते हैं? नहीं। दैट्स इट। आप अच्छा, दूसरी आपने जो क्वेश्चन पूछा सट्टा, आपको पता है आज भी हमारे इंडिया में 100 लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ना, 80 लोग जब सुबह मार्केट में बैठते हैं ना 9:15 बजे, तो उनको ये नहीं पता होता कि आज दोपहर को 3:30 तक क्या होना है। उनके दिमाग में जब तक प्रॉफिट नहीं कमा रहे होते ना, तब तक यही चल रहा था यार जो काम कर रहे हैं तो सट्टा ही। राइट। तो 1994 से लेकर 2023 तक जो मार्केट ऑलरेडी चल रही है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, देयर आर 2 स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजेस, BSE एंड NSE। ये सब कुछ होने के बाद, गवर्नेंस रूल से भी होने के बाद भी 100 में से 75 और 80% लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कंप्लीटली सट्टा है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद बोलते हैं स्टॉक मार्केट में हो जुआ खेलते हो। राइट। तो अभी तो क्रिप्टो बहुत अर्ली स्टेज में है दोस्त। राइट। अभी क्रिप्टो को, और डेफिनेटली नो, आज से 50 साल बाद भी लोग यही बोलेंगे क्रिप्टो सट्टा है। सट्टा है। ठीक है, क्योंकि देखो जहां अर्निंग जिसकी हो रही है उसके लिए तो वो मार्केट स्मूथ है, बिल्कुल। जिसको नहीं हो रही, बट हाँ हमें ना यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो समझनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं इसको प्राइसिंग के टर्म में नहीं बोल रहा, अगर मैं इसको टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो क्रिप्टो मार्केट यार एक सूखी हुई नदी है। सॉरी, स्टॉक मार्केट एक नदी है, क्रिप्टो एक महासागर है। स्टॉक मार्केट इजीली कंट्रोलेबल है, स्टॉक मार्केट इजीली अप्रोचेबल है। स्टॉक मार्केट में आपको सिंपली डीमेट अकाउंट ओपन करना है और आप अपनी ट्रेड को स्टार्ट करोगे। राइट। सिंपल सा फंडा है। क्रिप्टो में किसी को समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। राइट। सबको एप्लीकेशन दिखती है, सन क्रिप्टो है, ज्वाइन कर लेते हैं, ट्रेड कर लेते हैं, और कोई एक्सचेंज है, ज्वाइन कर लेते हैं, ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन उनको सबसे बड़ा झटका पता है कहाँ लगता है? उनको एक ऐसा पर्सन अपने सामने दिखाई देता है जिसने किसी एक्सचेंज को ज्वाइन नहीं किया, बट वो मिलियनर कैसे बन गया। तो उन्हें पता लगता है देयर आर डिफी वॉलेट्स, देयर आर कस्टोडियल वॉलेट्स, देयर आर नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स। फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे लोग लर्न करना शुरू करते हैं ना, तो एक बार तो झटका खाते हैं। ठीक है, अब एक बार आपको सपोज आप ही हो 10 लाख रुपए से स्टार्ट किया, पहले ही महीने 10 लाख खत्म, आपकी नजर में क्या है? क्रिप्टो सट्टा। ठीक है, अगले महीने आपको किसी ने बोला अरे नहीं यार थोड़ी ना लर्न करना चाहिए था, फिर आपने स्टार्ट किया लर्न करना, दोबारा कहीं से 5 लाख इकट्ठे किए, 4 महीने लगे, आपने 5 के 7 बनाए, धीरे धीरे आप वो सट्टा शब्द भूलते जाओगे। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप उसको लर्न कर रहे हो, आपको लग रहा है यू आर इन इन्वेस्टमेंट जर्नी। आप एक प्रॉपर असेट्स बाय कर रहे हो। व्हाई टू होल्ड यार क्रिप्टो, इट्स अ प्रॉपर असेट्स। ठीक है, NFTs असेट्स। अगर हम लोग मेटावर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग फ्यूचर के एक ऐसे वर्ल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो प्रॉपर 3D वर्चुअल वर्ल्ड बनने वाला है। और ये पावर है। फेसबुक इतनी बड़ी पावर होने के बाद बहुत बड़ा चैलेंज था यार फेसबुक के लिए अपना नाम बदलना, मेटा। राइट। क्या उसकी स्ट्रैटेजी होगी? ठीक है, और हम मानो कि उस स्ट्रैटेजी में फेसबुक का शेयर्स कैसे डाउन हुआ था? राइट। बहुत लोगों की अपॉर्चुनिटी बन चुकी थी, फेसबुक का शेयर डाउन हो गया, पाइट। सो फेसबुक का मेरे को भी ऐसा लगता है कि लाइक फेसबुक ने अपना एक लास्ट मूव खेला था वो, और लाइक
ये प्रोजेक्ट मोमेंटम आपको जो लाइक ऐसा था कि फेसबुक डूबने वाला था और डूबते डूबते उन्होंने एक लास्ट एक थ्रो करा, रस्सी फेंकी, अगर उनको लगा कि कोई पकड़ लेगा, लेकिन किसी ने आई गेस पकड़ी नहीं और अभी वो नहीं चीज पकड़ा। देखो क्या है ना कि जब हम लोग स्मूथली रन कर रहे होते हैं ना, जी। तो पीछे से कोई चीजें ना ग्रो हो रही होती है। हाँ, 100% क्रिएटर्स को आप ये पूछो कि आप इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हो, आपको ये पता है इंस्टाग्राम AR की वजह से बढ़ रहा है। राइट, AR क्या होता है? हमारा तो काम होता है क्लिक किया, रील बना दी। रील बना फिर उनको समझाओ AR इज अ आर्गुमेंटेड रियलिटी। रियल, कहेंगे अच्छा सुना है, बस वो यहीं तक सीमित है। राइट, फेसबुक ने AR के बाद VR किया, VR किया, वर्चुअल रियलिटी, देन XR किया, देन MR किया, मिक्स्ड रियलिटी, मिक्स रियल, कॉम्बिनेशन ऑफ AR एंड VR, VR, देन XR किया, एक्सटेंडेड रियलिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीस थ्री। लोग अभी तक रील बना रहे हैं। आर्गुमेंटेड में गए। लोग अभी तक रील बना रहे हैं। उनको क्या लग रहा है? फोन उठाना है, इंस्टाग्राम ओपन करना है, क्लिक करना है और बंद करना है। उनके लिए एक शब्द आया था फेसबुक में, डिजिटल कलेक्टिबल्स। जी, आपने भी सुना हो, जी, इंस्टाग्राम पे डिजिटल कलेक्टिबल। बिल्कुल। लोगों को लगा यार हमारी फोटो फेसबुक ने उठा ली, क्या किया? हम्म, ठीक है, हमारी फोटो के तो 3D बना दी एविटर, क्या किया? जी, जो लोग आपसे ये क्वेश्चन पूछे ना, उसी वक्त उनसे दूर हो जाओ। सिंपल सा फंडा है लाइफ का। जिसको समझ खुद से आ रहा है ना, वो आपसे आके क्वेश्चन पूछेगा। राइट, जिसको समझना ही नहीं है ना, वो सिर्फ आपके मजे लेगा। तो आप अपने मजे ना दो, हट जाओ। जो आपसे पूछ रहा है ना एविटर ये है, ये कैसे बना, तो उसको बस थोड़ा टाइम दो। अगर उसका पर्सनल इंटरेस्ट बनेगा तो वो आपसे एक दिन आके खुद ऑर्गेनिक ओरिजिनल टेक बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। आपको लग रहा है कि ऐसे पर्सन है, उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि वो अननेसेसरी ना तो खुद बढ़ेंगे ना आपको बढ़ाने देंगे। राइट, और आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, यही जो अभी 4 मैंने शब्द बोले हैं, AR, VR, XR और MR, MR, अगर हमारी ऑडियंस सिर्फ इन 4 शब्दों पे फोकस कर लेना, सो दे आर इनटू अ न्यू वर्ल्ड, जिसको हम लोग एक कंप्लीटली 3D वर्चुअल वर्ल्ड बोलते हैं। उनको लगेगा अरे यार अभी तो बात कर रहे थे L1, L2, POW, POS, वो ट्रेडिंग टर्म है, वो कॉन्सेप्ट टर्म है, ओ सॉरी प्रोजेक्ट टर्म है। Right. ये एक टर्म्स ऐसी है जो आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट बनाएंगे। Right. लर्निंग भी तो करो ना यार, जी, क्योंकि लर्न से ही अर्निंग होती है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि देखो आज मैं लर्निंग की वजह से आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर, राइट, राइट, अगर मैंने अर्निंग की होती, अर्निंग दुनिया ने किया, तो क्या आप सबको बिठला के पॉडकास्ट नहीं नहीं, करते? तो लर्निंग एक ऐसा इंपैक्ट डालती है जो आपको एक सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ अर्निंग बनाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, अर्निंग आपका कभी सोर्स ऑफ लर्निंग नहीं बन सकती। तो इसलिए मेरा इन चीजों में इंटरेस्ट बना, और फेसबुक की उस जर्नी को मैंने स्टार्टिंग से बहुत इजीली, मतलब वो मेटा मेरे लिए बहुत अच्छा इंपैक्ट था। आपको सच बताऊं, जब वो मेटा हुआ था उसके बाद से मैं अपने क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चैनल पर NFT और मेटावर्स का कंटेंट भी बनाना शुरू कर चुका। उससे पहले मेरे को ऑडियंस लगी कि वो बेबी डॉज, शिबा, मतलब मीम करेंसी की वीडियो सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे खुद को लगा कि यार नहीं यार, कब तक इस पे डिपेंड रहेंगे, स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट। देन मैंने मेटावर्स का NFT का पूरा कोर्स स्टडी किया, 10-12 दिन लगाए, मैंने सारे कंसेप्ट को पढ़ा। टेक पार्ट था पॉजिटिवली, और उस टेक पार्ट की वजह से धीरे धीरे ग्रो स्टार्ट हो गई। सो ओके, सो आपने कभी VR ट्राई करा? डेफिनेटली, कैसा लगा? अल्टीमेट, आप एक अलग जोन में होते हो। Okay. ओके, अच्छा मैं तो पिछले हम लोग 2 दिन से आए, जी, मैं आपके यहाँ पे टॉवर्स वगैरह में गया हूँ, जो है मॉल वगैरह ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। आप मानोगे मैंने वहाँ पे सिर्फ सबसे ज्यादा कौन सी चीज हंट की है कि कोई VR बॉक्स नहीं मिल रहा, कोई वर्चुअल रियलिटी का जोन नहीं मिल रहा जहां पर हम लोग बॉक्स लगाएं और कुछ नई गेम को, क्योंकि यार ये एक काफी बड़ी सिटी बन चुकी है। जयपुर पिछले 10-12 सालों में बहुत ग्रो हो चुका है, और मेरी ये जयपुर में कम से कम मैं आई थिंक 20 या 21 बार आ चुका हूँ जयपुर, और मैं हमेशा देख रहा हूँ कि बहुत ग्रो हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं पर वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। वैसे लाइक अगर मैं इन जनरल बात करूँ ना, तो वैशाली नगर में सर आप गए हो ना उधर वाले VR थीम पार्क पे? एक VR का पूरा थीम पार्क बना हुआ है एक बिल्डिंग में, और सारी चीजें उसमें। मुझे एक्सपेक्ट था, पर मैं जा नहीं पाया। ओके, नेक्स्ट टाइम। मुझे एक्सपेक्ट था, बट देखो मैं बताता हूँ, अगर आपको VR बच्चे को, आज ग्रो वाले बच्चों को, जैसे मैं अपने बच्चे की बात करूँ, आपको एक बहुत सरप्राइज चीज बताता हूँ। मैंने ना स्टार्टिंग में मेटावर्स पे एक आर्टिकल लिखा, राइट, कि मेटावर्स एग्जैक्टली क्या होने वाला है। डेफिनेटली वो कई जगह से कॉपीड था, लेकिन उसमें कुछ मेरे पर्सनल परसेप्शंस थे। ठीक है, सो वो आर्टिकल मैंने शेयर किया ट्विटर पे, उसका लिंक। ठीक है, तो जब मैंने लिंक शेयर किया ना, तो जो मेटा का ऑफिशियल प्रोफाइल है फेसबुक का, उन्होंने उसको लाइक करके मेरे को कमेंट किया कि आपका आर्टिकल हमें बहुत अच्छा लगा। सो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा यार, मैं
हाईलाइट हो गया मेरा आर्टिकल। तो बहुत सारे कमेंट आए, सर ये बोट होते हैं बट वो एक ऑर्गेनिक था। सो मेरी उनसे ना चैट पे बात हुई, मैसेज सेक्शन में। तो उन्होंने बोला कि आपका क्या प्लान है। मैं कहा बस मेरा एक सिंपल सा प्लान है, मेरा बेटा अभी 1.5 ईयर का है, सॉरी 1 ईयर का था उस टाइम पर, 1 ईयर का है। तो जब मेरा बेटा डे बाई डे ग्रो होगा, जब वो 3 साल में होगा, तो मैं उसको VR बॉक्सेस इस इमेजिनेशन वर्ल्ड में लेके जाऊंगा और स्टार्टिंग से उसके ब्रेन में डालूंगा कि बेटा एक नया वर्ल्ड बन रहा है। और तो उन्होंने बोला वी आर वेलकम, सॉरी यू आर वेलकम। मैंने कहा मतलब? तो उन्होंने बोला कि सर जब आप इस स्टेज पे पहुंचोगे तो आप हमारे को कांटेक्ट जरूर करें, हम आपकी हेल्प करेंगे आपके बच्चे को इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा लेवल पे लेके जाने। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट था। मुझे लगा कि मैं इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि यस मैं 3D वर्चुअल वर्ल्ड समझ पा रहा हूँ। टेकी पीपल के लिए ये बहुत एक एक्सपेरिमेंटल और इमेजिनेशन से थिंग होती है। एक नॉर्मल लेमन पर्सन के लिए ये सिर्फ होता है कि यार पता नहीं क्या कर रहा है, बाद में समझेंगे। तो व्हेन यू आर इन अ कंफर्टेबल जोन, तो वो बाद में समझने वाले लोग सब आपके साथ आ जाते हैं। जी जी जी। तो ये अभी एक ऑन ग्रोइंग इंडस्ट्री है। मुझे ऐसा लगता है कि चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, लर्निंग इज अर्निंग। पढ़ते जाओ, समझते जाओ, क्रैक करते जाओ। कुछ नहीं समझ आ रहा, सबसे बड़ी बात अपना मेंटर बनाते जाओ, जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करेगा। बस उस आज चल बहुत सारे बच्चे हैं, वो मेरे मेंटर्स हैं। उन्होंने मुझे लाइफ के हर पाथ को सिखाया है। तो मैं तो उनको भी मेंटर मानता हूँ। जब मैं पहली बार दुबई गया था तो मेट्रो से बाहर उतरा, मेरा सामने होटल था, मुझे ये नहीं पता था कैसे पहुंचना है। तो 3 बच्चे आए, भैया आप भी इंडिया से? मैंने कहा हाँ मैं भी इंडिया से। भैया हमें पता है कैसे पहुंचना है, हम आपको लेके चलते हैं। तो उन्होंने वो क्लिक किया और वो मुझे पैदल पैदल होटल तक लेके गए। तो वो मेरे लिए वो भी मेंटर थे। मतलब जिससे जो सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ। राइट। अपनी ऑब्जर्विंग पावर को स्ट्रॉन्ग करो, डेफिनेटली आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग। जब आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग, तो आपको लर्निंग जो है वो कभी ना कभी अर्निंग का बहुत बहुत कंफर्टेबल जोन देगी। राइट। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कि सर आप ज्यादा प्रमोशन नहीं करते, पैसा नहीं कमाना चाहते। मैंने कहा आएगा, वो भी टाइम आएगा, आएगा धीरे धीरे आएगा, अच्छा आएगा, सेंसिटिव वे में आएगा और लर्न करके आएगा। राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज ऑल अबाउट। सो थैंक यू सो मच सर, आपका इस शो पे एक शॉर्ट नोटिस में आने के लिए थैंक यू। सबसे पहले तो। और आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा हमारा पॉडकास्ट और मेरे को बहुत बात अच्छा करके लगा। अच्छा लगा होगा। सो ये पॉडकास्ट जल्दी रिलीज होगा और हम चाहते हैं कि आप भी अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएं और इस पूरी जो कॉन्वर्जेशन है एक बार अपने, अगर हो सके तो ट्विटर चैनल पे या यूट्यूब चैनल। I'll share it on Twitter as well as on YouTube. Don't worry at all. मैं Facebook पे भी करूँगा। जी जरूर Facebook पे भी मेरे साथ मेरी लोकल ऑडियंस है यार, मेरे फ्रेंड्स हैं। जरूर। I have a circle of more than 3,000 people. कुछ लोगों को जानता भी हूँ। जी 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 तो बिल्कुल, definitely share. जहाँ पे आपका मन हो हाँ। आप वहाँ पे करें। हम चाहते हैं कि लाइक ये कॉन्वर्जेशन जो है ना एक अनफिल्टर्ड वाली, हाँ। उसको हम पहुँचाए लोगों तक। और आपकी जर्नी हो गई, जो लर्निंग्स आपने सीखी है वो भी आप तक, ऑडियंस तक जो है वो पहुँचे। और सो ठीक है गाइस, ये थे राजीव आनंद जी हमारे साथ और आशा करते हैं उन्हें पसंद आया होगा। दोबारा वो फिर आएंगे हमारे शो पे और उनसे और भी कई सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, उनकी लर्निंग्स को जानेंगे। सो दिस इज हर्षद ईमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourses for any non-sponsors transactions.